जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी उदयपुर 9460344100 आप सभी को शुक्रिया देना चाहता हूं कि जिस तरह उदयपुर के बढ़ते फ्रॉड की जो न्यूज़ मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रकाशित हो रही है, उन्हें आपने शेयर किया, लाइक किया और मेरे चैनल को अधिकाधिक लोगों ने सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका आभार। आज हम जानकारी देना चाहते हैं आपको विशेष रूप से चेक बाउंसिंग से संबंधित केस के बारे में। आज का जो दौर चल रहा है, उस दौर में न्यायालय में यदि सबसे अधिक केस बढ़ते जा रहे हैं तो वो चेक बाउंसिंग के अपराध से रिलेटेड है। मैं बता दूं आपको कि चेक बाउंस का अपराध क्या होता है। वैसे तो बहुधा लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको किसी भुगतान के बाबत या किसी विधिक दायित्व के बाबत आपको कोई चेक देता है और उस चेक को आप बैंक में प्रस्तुत करते हैं और चेक बाउंस हो जाता है। मैं आपको एक मुख्य रूप से बात बताऊं कि चेक बाउंस विविध रूपों से हो सकता है, जैसे फंड्स इनसफिशिएंट यानी खाते में बैलेंस नहीं है, पेमेंट स्टॉप्ड यानी कि कुल मिला के उस चेक का भुगतान रुकवा दिया गया है, अकाउंट क्लोज्ड यानी व्यक्ति द्वारा खाता बंद कर दिया गया है, सिग्नेचर मिसमैच या फिर डिफर सिग्नेचर यानी कि व्यक्ति द्वारा गलत हस्ताक्षर कर आपको चेक दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी कारण से बाउंस किया गया चेक अनादरित चेक की परिभाषा में आता है और 138 के अंतर्गत ही आएगा। जब किसी व्यक्ति ने आपको विधिक दायित्व के भुगतान के बाद कोई चेक दिया है और उस चेक को आपने प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने के बाद यदि उस व्यक्ति के किसी भी कारण से यदि उसके भुगतान रुकने के इंस्ट्रक्शन है, अकाउंट बैलेंस नहीं है, किसी भी कारण से यदि आपको भुगतान प्राप्त नहीं होता है और वो चेक रिटर्न लौट के आपके पास आता है, तो सीधी सी बात है उस चेक के साथ बैंक द्वारा एक रिटर्न स्लिप दी जाएगी, जिसे हम बाउंसिंग मेमो कहते हैं, रिटर्न मेमो कहते हैं या अनादरण पत्र कहते हैं। तो जैसे ही आपके पास वो अनादरण पत्र आता है, उस अनादरण के दिनांक से 30 दिन के भीतर आपको उस व्यक्ति को जिसका कि वह चेक है, चाहे वह कंपनी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वह संस्था हो, आपको उसको अपने एडवोकेट के माध्यम से एक लीगल नोटिस सर्व करना होता है। तो 30 दिन के भीतर यदि आप को उस व्यक्ति का भुगतान मिल जाता है फ़ोन पे तो ठीक है। अगर किसी रूप से फ़ोन पे बात करने से यदि आपको आपके पेमेंट का भुगतान नहीं प्राप्त होता है, तो सीधी सी बात है कि आपको उसको एक लीगल नोटिस देना होता है और उस लीगल नोटिस में आपका एडवोकेट जो है वो 15 दिन का टाइम देगा और 15 दिन के टाइम के भीतर यदि आपको पार्टी पेमेंट कर देती है तो ठीक है। यदि 15 दिन के भीतर आपको पार्टी पेमेंट नहीं करती है, उस कंडीशन के अंदर आपको संबंधित क्षेत्राधिकार जो कि आपका बैंक है, वो जिस थाने के अंतर्गत आ रहा है, आपका बैंक जिसमें कि आपने अपना बैंक चेक प्रेजेंट किया है, उस थाने के क्षेत्राधिकार में जो भी कोर्ट आ रहा है, उस कोर्ट में आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है। मैं यहाँ से बता दूं आपको सबसे बड़ी बात कि कंप्लेंट फाइल करने की लिमिटेशन आपके नोटिस देने की तारीख से 45 दिन के भीतर की होती है। तो नोटिस देने के 45 दिन के भीतर आपको कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होने के बाद आपके दस्तावेजों का निरीक्षण होता है, उसकी जांच होती है। उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा आपके संबंधित प्रकरण का बहस प्रसंज्ञान लिया जाता है, जिसे कि कॉग्निजेंस कहा जाता है, जिसमें उनके द्वारा देखा जाता है कि टाइम ऑफ लिमिटेशन यानी कि एक लिमिटेशन के अंदर क्या चेक बाउंस होने के 30 दिन के भीतर नोटिस दिया गया। यदि दिया गया तो क्या नोटिस भेजने के 45 दिन के अंदर परिवाद पेश किया गया। अगर और जो बैंक जिस बैंक में आपने अपना चेक प्रस्तुत किया, क्या वह उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। यदि आता है तो सीधी सी गणित है, इसमें 138 ऑफेंस बनता है। उस कंडीशन के अंदर कोर्ट प्रसंज्ञान लेती है और प्रसंज्ञान लेने के बाद सम्मन जारी करती है कि व्यक्ति अगली डेट के दिन वह कोर्ट में हाजिर हो। सम्मन स्पीड पोस्ट के जरिए, पुलिस थाने के जरिए भेजा जा सकता है। संबंधित व्यक्ति को सम्मन मिल जाने पर फिर भी वह कोर्ट के अंदर अपनी उपस्थिति नहीं देता है, तो कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति को बेलेबल वारंट जारी किया जाता है, नहीं जमानती वारंट जारी किया जाता है कि भाई आपके खिलाफ 138 का ऑफेंस है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप न्यायालय में आकर कहें। इसके बाद अगर व्यक्ति जमानती वारंट की तामील होने के बाद भी अगर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाता है। गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अवस्था में पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाता है, या उससे पूर्व भी जो
अभियुक्त है वह न्यायालय में अपनी उपस्थिति देकर उससे पूर्व भी जमानत का लाभ ले सकता है। मैं आपको एक बार और बता दूं कि 138 का ऑफेंस जो है वो एक जमानती अपराध है जिसमें आसानी से जमानत मिलती है। आप द्वारा जमानत लिए जाने के बाद पुलिस द्वारा आपको आरोप सारांश सुनाया जाता है। आरोप सारांश में ये होता है कि क्या आपको ये कबूल है कि आपने ये अपराध कारित किया है। व्यक्ति जनरली बात है ना कहेगा और उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है और कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद सारी प्रोसीडिंग चलने के बाद मैं आपको बता दूं कि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दोषी व्यक्ति को, जिसने कि चेक बाउंस का जो दोषी है, उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास की सजा और चेक राशि से दुगुनी राशि तक की क्षतिपूर्ति देने का ऑर्डर कोर्ट द्वारा किया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं मुख्य रूप से कि कोर्ट का जो काम है वह सजा देना है, आपके ऊपर जुर्माने की राशि अधिरोपित करना है। तो ये बात मान के चलिए यदि आपका चेक बाउंस है, आपने रियल में किसी विधिक दायित्व के भुगतान के पेठे अगर आपने चेक दिया है तो समय रहते इस मैटर को निपटा लीजिए, क्योंकि 138 अपने आप में एक स्लो पॉइजन के रूप में है, जिसमें कि स्टार्टिंग नोटिस आता है, पार्टी लापरवाह हो जाती है, सम्मन आता है, पार्टी लापरवाह हो जाती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आप समझौते के लिए पीछे पीछे घूमते हैं और जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर केस किया है वह बिल्कुल आपके पीछे नहीं घूमेगा। रीज़न है, उसे मालूम है कि कोर्ट से उससे क्या रिलीफ मिलने वाला है। इसमें एक बात और बता दूं कि लेटेस्ट जजमेंट के अनुसार यदि आप कोर्ट में अपनी जमानत भी कराते हैं तो आपको चेक राशि का 20% राशि आपको कोर्ट में अग्रिम जमा करानी होगी, यानी कि जमानत करने के 60 दिन के भीतर आपको 20% की राशि जमा करानी है। यदि केस का फैसला आपके फेवर में नहीं हुआ और कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर दिया गया, यदि आप अपील करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको 20% राशि जमा करानी है। यदि सेशन न्यायालय द्वारा भी आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया जाता है और आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो वहाँ पर भी 20% की राशि आपको भरनी होती है। इस तरीके से देखा जाए तो जो चेक बाउंस का जो एक्यूज्ड है 20% जमानत के वक्त, 20% ऊपर की कोर्ट में अपील के वक्त और 20% हाई कोर्ट में अपील के वक्त, इस तरह 60% राशि आपको ऑलरेडी जमा करानी पड़ती है। और देखा जाए तो चेक बाउंस से दुगुनी राशि तक का ऑर्डर किया जाता है। यदि निचली कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया जा चुका है तो वो चेक से लगभग डबल राशि के बराबर होगा, यानी कि जो आप अमाउंट भर रहे हो हाई कोर्ट तक वह कुल मिलाकर उस व्यक्ति के उस चेक अमाउंट के बराबर तो हो ही जाता है। इसीलिए मेरी आपसे यही सलाह रहेगी, प्रत्येक उस चेक बाउंस के एक्यूज्ड को यदि आपने किसी विधिक दायित्व के भुगतान पेटे अगर अपना चेक दिया है तो उस चेक को का जहाँ तक हो सके आपसे निपटारा कर लीजिए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। एक बात और मैं आपको कहूँगा कि आज मैंने आपको चेक बाउंस से रिलेटेड केस की प्रोसीडिंग क्या होती है, कितने दिन में क्या करना होता है, ये आपको बताया। बीच में मुझे एक बात और याद आ रही है कि अक्सर कुछ लोगों के अंदर ये बात मैं अक्सर सुनता हूँ कि सर क्या चेक को 3 बार बाउंस कराना पड़ता है, क्या चेक को 2 बार बाउंस कराना पड़ता है? जी नहीं, चेक को केवल और केवल 1 बार बाउंस कराना होता है। 2 बार 3 बार ये गलत भ्रांतियाँ फैली हुई है। आपका चेक बाउंस होते ही आप तुरंत अपने अधिवक्ता, अपने एडवोकेट को आप नोटिस के लिए दे दें, आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। इसके आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे चेक बाउंस से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। लेकिन अंतिम बार मैं एक बार यही फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपने अपनी लीगल ड्यूटीज़, अपनी लीगल लाइबिलिटीज़, अपने विधिक दायित्व के भुगतान हेतु ये चेक दिया है तो कुल मिलाकर आप चेक बाउंसिंग के मैटर में नोटिस पे कोर्ट के सम्मन आने पर या संबंधित व्यक्ति से मिलकर राजीनामे के माध्यम से समझौता कर ले तो बेहद ही अच्छा रहेगा सभी के लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे चेक से रिलेटेड जुड़े हुए ऐसे कई मुद्दे जिन पर आगे चर्चा करना शेष रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे एक निवेदन फिर करना चाहूँगा, यदि आपको मेरा चेक बाउंस रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे YouTube से संबंधित जो भी मैं नई नॉलेज डालूंगा आपको अपडेट होती रहे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान।